बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त किसानों की क्या सूरत हाल है, इससे आपको आगाही देंगे। इंडिया में नफ़रत की सियासत शुरू हो चुकी है जब से मोदी सरकार आई है। क्या बन रहा है मुसलमानों का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और वज़ीर आला KPK, उन्होंने किस किस की शिकायत लगाई है बानी PTI से और किस किस वज़रा से वो नाखुश हैं, ये भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर मिले हैं बानी PTI से और उन्होंने नाखुशी का इजहार किया है और शिकायत लगाई है कि सूबाई वज़रा जो हैं, किस किस की वजह से उन्होंने शिकायत लगाई है। अच्छा, वो मैं बताऊं, शिकायती से ही हैं वैसे गंडापुर, और मसला थोड़ा सा जेन्युइन है। अब एक मुशीर हैं मिशाल यूसुफजई, उसको बुशरा बीबी साहिबा की भी पूरी पुश्तपनाही हासिल है जी। उनकी गुड बुक्स में है। और सबसे बड़ा मसला तो उनको मिशाल से है। हाँ। मिशाल ने कुछ एक तो उनको एक महकमा दिया बाकायदा, को महकमा बहबूद आबादी और इस तरह का है, वेलफेयर का। चूँकि वो बुशरा साहिबा वेलफेयर का काम पे ज़्यादा उनका यकीन है और वेलफेयर करती रही हैं, नेक खातून हैं, तो वो इस तरह के अपने लोगों को फिर ऐसे शोबों में एडजस्ट भी करती हैं, और ताकि वो वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मुतासरीन तक पहुंचाया जाए और कोई मदद की जाए। एक अच्छा गुमान और एक उसने जन से काम लिया जाए तो अच्छा काम है। अब सियासत की ज़ुबान में तो हम बात ही नहीं करते, हम तो उनकी तरह बयान नहीं देंगे कि इसमें से कोई माल बटोरा जाता है। चलें, इतना ही काफ़ी है, ये लोग कहते होंगे। तो मिशाल भी इसी वजह से एक ऐसे शोबे में हैं, लेकिन गंडापुर को इससे भी ज़्यादा ये शिकायत है कि वो दूसरे शोबों में भी मदाखलत कर रही हैं। अच्छा। दूसरे महकमों में मदाखलत कर रही हैं। एक तो मेजर से ये बात है, जो रिपोर्ट हुई है ना, बात वो यही है कि उन्होंने जो शिकायत की है, एक आध और भी हैं वजीर, उनसे उतना नहीं है, उनको मुश्किल, हाँ, उनसे इतनी नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब ये आते ही मिशाल ने इनका एक मसला भी बन गया था। एक रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद की और वहाँ की हैं, KP की हैं, तो उनके साथ भी इशू बन गया। उनको इन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो है ना रिश्वत लेती हैं, ये तो शिकायत लगाना ज़रूरी समझा और वो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। वो 25 साल से रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो लेडी हैं। तो उन्होंने जो है ना जब दावा दायर किया तो फिर जो है ना माफ़ी भी मांग ली मिशाल यूसुफजई साहिबा ने, और फिर जो है उसके बाद अपना वो जो ट्वीट था वो भी डिलीट कर दिया। अब ये शिकायत बनती है कि एक पूरे सूबे की वो नुमाइंदा हैं और उनकी एक वाबस्तगी है बुशरा बीबी से भी, तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में है, होते हैं ना लोग इस तरह के होते हैं। उनको इस वजह से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वो अभी वजीर बनी है, मुशीर बनी है, तो साथ ही उन्होंने पहला जो है ना खड़ाक ये कर दिया है, धमाका कर दिया है, वो जो उनको वापस भी लेना पड़ा। तो ये इस वजह से गंडापुर अपनी जगह पे ठीक हैं। जो दूसरे हैं मरवत साहब, दूसरे शेर अफजल मरवत नहीं, खालिद मरवत, उनसे भी कुछ शिकायत हैं और भी कुछ लोगों से हैं। तो वो खान साहब के पास उन्होंने शिकायत लगाई है कि ये मुझे मसाइल पैदा कर रहे हैं यहाँ। ज़ाहिर गवर्नेंस के जिम्मेदार तो अब गंडापुरी हैं ना, वो वजीर आला हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो कर भी सकते हैं। लेकिन ये कि अब ये चैलेंज उनका ही है, इनको शिकायत करने के बजाय वो निपटें। ये अगर इस तरह से बार बार पूछे, देखें चौथी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की खान साहब से। अब इतनी कितनी मुलाकातें करेंगे और कितनी दफा जाके उनसे परमिशन लेंगे? वो खुद जिम्मेदार हैं, उनको एक एतमाद दिया है खान साहब ने, और एतमाद करके उनको लगा दिया, तो बस वो अपना गवर्नेंस करें और जहां जो जरूरी समझते हैं किसको लगाना है किसको हटाना है वो करें फैसला। नहीं तो ये तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मिशाल यूसुफजई को वो चाहते हैं तो वो फारिग कर दें, हटा दें ना, उनको प्रॉब्लम भी पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये राइट भी है
बस ये अच्छा, इतनी सी मुज़ाकरात इनके की वाले बात तो छिड़ रही थी पीटीआई की जानिब से, लेकिन हामिद रज़ा की जानिब से ये कहा जा रहा है वो एक दफ़ा फिर से असम्बलियाँ तोड़ने और पीटीआई को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर इंसाफ दिलवाना है तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तो साहिब साहब, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप सड़कों पे निकलने की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं आने देनी है आपने मुल्क में। अब बस ये सियासी एक अंदाज बन गया सियासत का, ये तरीका बन गया कि सड़कों पे आना है। मौलाना फजलुर रहमान ने अलग तारीख दी है, कोई 2 मई की कराची मिलियन मार्च की है, कोई 9 मई की उन्होंने पेशावर मिलियन मार्च की कॉल दे दी हुई है। हाँ। ठीक है, सियासत में ये जमहूरियत में ये राइट भी है, करना भी चाहिए। इधर ये भी कोई चीज अभी तक मुज़ाकरात के झंझट में ऐसे फंसे हैं कि करने किससे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, कोई ये कहता है, और कोई कहता है नहीं हमें सियासतदानों से करने हैं। कोई कहता है कि हमने जो है ना, जब तक इमरान खान, जैसे हमाद अजहर ने भी कहा है, जैसे ये साहिबजादा हामिद रजा ने भी कहा है कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं, उसके लिए पहले उनको रिहा करें फिर मुज़ाकरात करेंगे। यानी वो फिर ये कहते हैं कि चाहे एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं चाहे सियासतदानों से करने हैं। अली अमीन गंडापुर तो यही कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट से जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे, पोशीदा नहीं होंगे। हाँ, ये तो यानी कि शायद हो सकता है उन्होंने मान लिया हो कि हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही करने हैं। देखें वो फैसल वाडा साहब के बकौल, आप देखें ना, एक ताकतवर से सेनेटर आजाद हैसियत में जीते हैं जी, आजाद, इंडिपेंडेंट हैं, आजाद, ठीक है, इसका जवाब वो खुद भी नहीं दे सकते। लेकिन वो कहते हैं मैं खुश हूँ आजाद। नहीं, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। वो कई प्रोग्राम्स में वो इस पे खामोश हुए हैं या कहते हैं मैं आजाद हूँ। अरे क्या आजाद हैं, चलें आजाद ही हूँ, अल्लाह करे आजाद हूँ, ठीक है, हम अब क्या कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये मैंने उनकी जुबान में बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा। वो कहते हैं जी वो इधर से भी काम पूरा कर रहे हैं सियासत यानी खान साहब के साथ, लेकिन वो दाएं बाएं भी राब्ते में हैं। अब दाएं बाएं से मतलब समझ लें आप, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और बाकी सियासी जमातों से भी राब्ते में हो सकते हैं। ये मतलब ही है कि वो बीच में खेल रहे हैं और दोनों तरफ खेल रहे हैं, या अगर कोई 4 अतराफ हैं तो चारों तरफ खेल रहे हैं। अब ये मसला अगर अली अमीन गंडापुर का है, उनके बकौल, फैसल वाडा के बकौल, तो फिर फैसल वाडा साहब की इस बात को बहुत संजीदा नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो फिर ठीक भी है, बात अपनी जगह पे, बात में तो कोई बुराई नहीं कि हम जो बात करेंगे वो ओपन होगी, कोई खुफिया डील नहीं होगी। अभी ये बयान ही कर रहे हैं। असल में तो मैं एक राय दे दूं कि मसला पीटीआई का क्या है। मसला पीटीआई का डे 1 से इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक पेज पे थी उस दिन से शुरू हुआ है, जब एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि हम अब न्यूट्रल हैं, हमने बहुत साथ दे दिया, बहुत कंधा दे दिया, हमसे चीजें मैनेज नहीं हो रही, या हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है, या दूसरे अल्फाज में गंद बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ये काफी हो गया है। बाजवा साहब मिसाल है इसकी और मौजूद हैं, वो इसकी तरदीद भी नहीं करते, तस्दीक करके चले गए थे कि हम न्यूट्रल हो गए, और अदम एतमाद आ गई थी। अदम एतमाद के वक्त भी उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, आप अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लाना चाहते तो भी ठीक है। इस तरह के जो है ना रावी बयान करते हैं मुख्तलिफ कहानियां। तो लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का कहा तो है ना कि अच्छा, करेंगे तो करेंगे ना, तो मतलब सबके सामने होगा, बयानात को समझने तो में फिर आसानी उनका हो मैंडेट जाएगी, कहाँ गया 8 और फरवरी का। हमारे नाजरीन को भी आसानी हो जाएगी मेरी राय में कि मसला तो उस दिन शुरू हुआ था जब एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, उस दिन से शुरू हो गया। वो कहते हैं कि आप क्यों न्यूट्रल होते हैं, आप जिस तरह हमें 2011-12 से लेके चल रहे हैं, हमें पाला पोसा है, हमें आहिस्ता आहिस्ता आपने तैयार किया है, और 2018 में हमें आपने इक्तदार भी दिया है, जो मानते हैं खुद पीटीआई के लोग भी कि हुआ है, ऐसा भी हुआ, रिकॉर्ड पर हैं चीजें। और 2024 के भी इलेक्शन में कोई उससे कोई बहुत फर्क नहीं है, 19-20 के फर्क से ज्यादा नहीं हुआ। सही। तो ये अगर आप ये देखें कि न्यूट्रल होने पे ये मसला हुआ था, जिसके बाद खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल कौन होता है। मैं अब बात इसलिए बढ़ा रहा हूं, रिपीट हो रही हैं ये बातें, बहुत हो चुकी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए, अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कि जब वो कहते हैं न्यूट्रल कौन होता है, आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको वो बात कर रहा हूं कि मसला
न्यूट्रल होने से शुरू हुआ था। वो कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं हो, आप मेरे साथ हैं तो आप हक और सच के साथ हैं, ये भी वो कहते हैं। उसके लिए उन्होंने आयात और अहादीस भी पेश की हैं और कुरान उला की मिसालें भी वो देते हैं, तो कहानियां भी बयान करते हैं, ये सारा कुछ। अब एक तरफ ये मसला है, तो फिर अब जब मज़ाकरात होंगे तो क्या वो न्यूट्रल रहने पे होंगे या न्यूट्रल नहीं रहने पे होंगे, ये मसला है। अब इसलिए वो अबहम का शिकार हैं कि बात क्या करें। भाई आपका तो मसला यही है, आप कहते हैं कि हमें आप कंधों पे सवार करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि न्यूट्रल कौन होता है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, मेरे साथ रहें। तो अब या तो यही चाह रहे हैं ना, ये बात एस्टैब्लिशमेंट नहीं इसके लिए हाथ पकड़ा रही। या इसका दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि अवाम जो निकल नहीं रही, अवाम जो उनके साथ अब नजर नहीं आ रही, उसके लिए भी हो सकता है उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो। लेकिन शेख रशीद कह रहे हैं कि अगले 2 माह हुकूमत का और सियासत का रंग नजर आ जाएगा। अच्छा, वो उठते हैं कोई 2 महीने बाद फिर जागे, यानी कि 2 महीने में क्या सियासत का रंग तब्दील 2 महीनों बाद जब भी उनकी आंख खुलती है, वो कहीं किसी पेशी पे जाते हैं, तो वो कोई इस तरह का पेश गोई करते हैं। आपको नजर आ रहा है कि सियासत का रंग चेंज? कोई रंग नहीं चेंज होना, आप इसी रंग में रहेंगे और इसी रंग में, जिस रंग में रंगे जा चुके हैं। अच्छा, ये कौम की बदकिस्मती है या जो भी है कि ये रंग यही रहना, ये रंग 2 से 3 साल रहना है, ये रंग कोई नहीं रंगा जाना। अगर रंग बदलना था तो हमें नायब वजीर आजम की जरूरत ना पड़ती, कहीं पे भी अगर कोई लूप होल था तो वो पूरा हो गया है। अब कौन कौन ये पेशगोइयां कर रहा है, अपनी ख्वाहिश का इजहार हो सकता है, लेकिन इसको हम किसी की बात को ये नहीं कह सकते कि ऐसा होने वाला ये पेशगोई ठीक होगी। ये वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि 2 महीने बाद सियासी रंग ही बदल जाएगा। भाई आप अपना सियासी मुस्तकबिल देखें, आपने अगली कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, हमेशा एक पार्टियां चेंज करके आप हर दौर में इक्तदार में रहें, ये फैक्ट है। ये सिर्फ मैं शेख रशीद साहब की बात नहीं कर रहा, मैं फजल रहमान साहब की भी बात कर रहा हूँ, जो आज तो बड़े कौम के खैर खां हैं, जो बड़े इस वक्त जमहूरी हैं। ये सिर्फ 8 फरवरी के बाद की बात है। 8 फरवरी से पहले भी मौलाना फजल रहमान एक लंबे अरसे से, मुफ्ती महमूद साहब, उनके वालिद साहब और उनके बाद से ये सियासत करते आ रहे हैं, हर आने वाली इक्तदार में पार्टी का वो हिस्सा रहे हैं, सिवाय पीटीआई के। आपने मुझे शेख रशीद का भी बता दिया है, आपने मुझे फजल रहमान का भी बता दिया, लेकिन आपने मुझे परवेज इलाही का नहीं बताया। मुझे परवेज इलाही का भी बताएं, क्योंकि वो मुतअद्दिद बार उनको जमानत मिली है और मुतअद्दिद बार वो गिरफ्तार भी हुए हैं। तो क्या वो सियासी गिरफ्तार हो रहे कैदी है या वो खानदानी कैदी हैं, क्या है? हाँ, खानदानी कैदी हैं, सही, झगड़ों की वजह से। बिल्कुल वो खानदानी कैदी हैं। खानदानी वो कैदी, उनका कुछ तो सियासी है वजह, ज़ाहिर पीटीआई के साथ वाबस्तगी और उनके साथ खड़े रहना। तो फिर जो पीटीआई के साथ खड़ा रहा है, उसके साथ जो हुआ है, उसको या तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, या उसको अपनी पार्टी बदलनी पड़ी है, या उसको सियासत से ऐलान बरात करना पड़ा है, या उसको कैद खाने में, या फिर जो लगा रहा है और अपने मौकफ पे कैलें डटा रहा है और पार्टी के साथ खड़ा है, तो वो जेल में है। बड़े लोग हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और परवेज इलाही हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको मैं एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक मौक़िफ़, ठीक और गलत अभी छोड़ दें, ठीक और गलत क्या है ये अलग हो सकती है बात, उस पर हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, लेकिन किसी के साथ खड़े होना, किसी का साथ देना, एक पार्टी के साथ रहना, एक मौक़िफ़ अपनाना, ये हर बंदे के बस का रोग नहीं। फवाद चौधरी साहब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में चले गए थे जी। उनके बयानात मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि अभी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। बात ये कि पार्टी अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो छोड़ी ही नहीं थी। भाई आप वहां क्या बोतल पीने गए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में? आप वहां खामोश रहे हैं, आप बैठे हैं, क्या करने गए थे? ठीक है ना, वो चाय पीनी थी क्या सिर्फ? ये ऐसी इतनी तो नहीं आप आय वाश कर सकते, इतना लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका पता चलता आप स्टैंड करते शाह महमूद कुरैशी की तरह। मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों का जो ट्रिब्यूट बनता है उनको सलाम पेश करना चाहिए। मैं ठीक और गलत की बात नहीं अभी भी कर रहा। परवेज इलाही इस बात के वाकई मुस्तहक हैं
कि उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए उम्र के इस हिस्से में, खास जी। तौर पे परवेज लाई के, जबकि वो वहाँ गिर भी गए थे, उनकी पसलियां भी टूट गई थी, और उसके बाद इतनी दफा उनको बेल मिली है, और यहाँ तक कि जज साहब ये कहते हैं कि इनको घर तक छोड़ के आए और जमानत भी दें घर तक छोड़ने की, तो भी वो जो है ना नहीं छोड़ते, और एक छोड़ता है तो दूसरे किसी जो है ना बलोचिस्तान में कोई मुकदमा होता है, उसके लिए दूसरी पुलिस जो है ना वो गिरफ्तार कर लेती है। तो एजाज चौधरी हैं, वो खड़े हैं, वैसे तो इनकी एक और ट्रेनिंग है, ये जमात इस्लामी से ट्रेंड होके आए हुए हैं, ठीक है ना, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, तो ये बाकियों से ज्यादा सख्त जां हैं, ये मुझे पता है, और ये खड़े रहेंगे। और शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो तैयार हुए हैं, तलबा यूनियन से वो स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं। परवेज लाई भी बहरहाल एक मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़ी देर से सियासत कर रहे हैं, वो भी आपको जैसे किसका कहा है मैंने, फजलुर रहमान और किनकी हम बात कर, शेख रशीद की तरह वो भी रहे इस बड़ी पार्टी के साथ जो बड़ी ताकत वाली पार्टी है, उनका ही वो हिस्सा रहे हैं, वक्त वक्त पे वो वाली पार्टी जिसका नाम कोई नहीं है, तो लेकिन वो भी भारत चेंज आ गई है ना अगर, तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी ने माजी में गलत किया और अब वो कह रहा है कि मैंने गलत किया है, तो उसको भी हमें दाद देनी चाहिए कि उसको समझ आ गई है कि हम हर वक्त एक किसी की बी टीम रहे हैं और अब हम नहीं बी टीम बन के रहे, तो ये अच्छी बात है। परवेज लाई अगर इसका इजहार करते हैं, ये सियासत का हिस्सा है, पाकिस्तान में भी यही सियासत चल रही है कि कभी किसी पार्टी में जहां पर आपको फायदा नजर आता है आप उस पार्टी में जाते हैं, हाँ। और जिसका वक्त चल रहा होता है आप उस पार्टी में जाते हैं। पार्टी में वो एक खास खेप है जो यही करती है, लेकिन जो सियासतदान है ना, मंझे हुए सियासतदान, वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और जो पार्टी के साथ खड़े हैं वो वाकई जो है ना काबिले तारीफ है। आज वैसे आपने शेर अफजल मरवत की तारीफ नहीं की, ट्रिब्यूट नहीं दिया, खैर आगे चलते हैं हम। लेकिन इंडिया में नफरत की सियासत मोदी ने शुरू कर दी है, क्योंकि मोदी अब तीसरी बार बनना चाह रहा है वजीर आजम, और उसके लिए दिल खोल के वो नफरत की सियासत कर रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा, वो अजीबोगरीब इंसान है बहुत ही, उनकी हिस्ट्री जो अगर देखी जाए ना, उनका सारे का सारा जो बैकग्राउंड है वो ये नफरत अंगेजी पर ही मुश्तमिल है। और आप देखें कि वो सोसाइटी का क्या हाल होगा, सारी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी इस तरह के मसाइल हैं और भी दुनिया में कई मसाइल हैं। अब तो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। नफरत फैलाने के इवज इक्तदार हासिल करते हैं, यानी ये अच्छा ऐसा पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क में हो सकता है, मुझे नहीं वैसे कोई याद ऐसा, और मेरी मालूमात में नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, हरगिज नहीं। और वहां पे जो है ना वो बंदा जो गुजरात का कसाब है, जिसका पता है कि उसको ये टाइटल हमने नहीं, इंटरनेशनली उसको ये टाइटल मिला हुआ है, उसको कि वो क्या किया, उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वो ट्रेन ही सारी जला दी थी, वहां से उसकी उठान है। और वो जो है ना आज तक वो मजबूत वज़ीर आज़म में से एक वजीर आज़म है इंडिया के, और वो तीसरी टर्म का भी मजबूत कैंडिडेट है। मैं वैसे मेरे से अगर आप प्रेडिक्शन लें, या मेरा अगर कोई जो सियासी तौर पे जो मेरी जितनी कोई नज़र है, मुझे ये 100% यकीन है कि मोदी साहब ही जीत रहे हैं। अच्छा। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी। आपने तो पहले भी बहुत प्रेडिक्शन की है और वो सच साबित हुई है, और अब आप ये भी कर रहे हैं। नजर ये ऑब्वियस है, कोई इसमें कोई बड़ी गिदड़ सिंगी नहीं है, ऑब्वियस है, नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि पजीराई किस चीज को मिल रही है। अब एक बंदे की बैकग्राउंड ही यही है कि वो उसको यही नफरत फैला के, ये यहां तक कि इलेक्शन के दिनों में वो खास तौर पे बॉर्डर पे पाकिस्तान की जो है ना वो जंगो जदल का माहौल पैदा कर देता है, वहां जो है ना तनाव शुरू हो जाता है, और इलेक्शन के लिए सिर्फ एक बंदे का पता है। इलेक्शन 7 मराहिल में होने हैं, 2 मराहिल तय हो चुके हैं, लेकिन इसमें अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी जो मोदी की पार्टी है उसमें नामी ग्रामी नाम नजर आ रहे हैं। उसमें आप ये देख लें कि भारतीय अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं। तो मतलब
आप ये समझ लें कि सब लोगों को उसने अपने साथ जोड़ लिया है नफरत की सियासत करके। अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं अब इसलिए अब बहुत सारी सोसाइटी की नहीं बात कर रहा, सोसाइटी में बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हम बात कर रहे हैं और अक्सरियत की बात कर रहे हैं कि अक्सरियती वोट उनको पड़ता है तो वो वजीर आजम बनते हैं, उनकी पार्टी जीतती है बीजेपी की, और वो 2 टेन्योर से जीतती चली आ रही है और तीसरे के लिए बिल्कुल वो तैयार है। ये उनकी हिस्ट्री बता रही है। अब इतने लोग, बड़े बड़े अदाकार जो बड़े बज़ाहिर इतनी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, बड़ा मैसेज भी देते हैं दुनिया के लिए भी, अमनो अमान का भी, हेमा मालिनी है, उसका नाम किसने नहीं सुना, मैं तो उनका फैन भी मजीद रहा। नाम मुझे बताइएगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसे बड़े बड़े नामों में आपने हेमा मालिनी का नाम बता दिया। मैं फैन रहा हूँ बचपन में। और उनका बड़ी अच्छी अदाकारा थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो बीजेपी का हिस्सा है। मैं वहां पर भी उनके कितने फैन हो गए और कितने वोट डलेंगे। हाँ, तो ये मोदी साहब की कामयाबी है कि वो ऐसे उम्मीदवार जो है ना उन्होंने अपने साथ रखे हैं। नफरत अंगेजी की सियासत के बावजूद उसने बहरहाल सियासी तौर पे अपना वजन ठीक रखा हुआ, वहां पे पलड़ा उनका भारी है। इसी तरह कंगना रावत हैं, वो कंगना रनौत, उनका नाम बस कंगना ही मुझे पता है। अच्छा, कंगना जो है वो भी उनके भी बड़े फैन हैं, मैं तो नहीं हूँ लेकिन बहरहाल बड़े फैन हैं। और उनको भी वोट क्यों नहीं पड़ेगा, वो इतनी बड़ी अदाकारा हैं, इतना नाम है, वो तो इंडिया के किसी से भी लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। यही वजह है कि वो जीतेंगे, यही वजह। इसी तरह इंडिया के जो अरबपति, आप कैसे कह सकते हैं कि यही वजह है? अगर उन्होंने बड़े बड़े नाम रख लिए हैं तो उनकी वजह से वो जीत जाएंगे। अभी 5 मराहिल बाकी हैं। हाँ, 5 मराहिल बाकी हैं। अब ये कि अभी तक जो 2 मराहिल के रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें उससे भी ये जाहिर हो रहा है, परसेंटेज अभी यही बता रही है फिलहाल 2 मराहिल से। अच्छा, 5 मराहिल जो बाकी हैं, अब उसके मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ाहिर इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया आपको पता है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है जी, दुनिया का, सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसलिए उसके मराहिल में इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे तो एक दिन में होते हैं और वो ईवीएम और वो बंद हो जाता है, वो जो आरटीएस सिस्टम है, तो उन्होंने इसी वजह से इसको ये रखा है। इसके अलावा आप ये देखें कि अदाकार हों या बड़े बड़े नाम हों, वहाँ वो लोग हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में। अरबपति की जो दुनिया के जो अरबपति हैं ना, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का इजाफा होता जाता है। अब जो है ना 200 अरबपति एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब उन इंडिया उसमें से 26 अरबपति भी हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। वो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने हैं, बड़े मशहूर लोग भी हैं। उसमें से 26 में से 14 तो सीधे सीधे बीजेपी से लड़ रहे हैं। अच्छा, अरबपति आदमी के लिए भी जीतना आसान होता है, वो पैसा भी लगाता है, तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी के लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स मजबूत हैं। वो मजबूत कोई अखलाकी लिहाज से नहीं है, वो मजबूत का ये भी नहीं मैं कह रहा कि वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, बस वो मोदी के साथ हैं या मोदी उनके साथ है और उनके पास पैसा है या शोहरत है। अब ये मैं 2 मिसालें सिर्फ दे रहा हूं कि ये मोदी क्यों जीत जाएगा। इसी वजह से दूसरी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फिर अपर क्लास को अब इस इलेक्शन में क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, ये जो अपर क्लास के जो लोग हैं ना, ये बीजेपी के साथ हैं, ये बीजेपी के स्पॉन्सर भी हैं। ये हमारे से भी ज्यादा, इतना बड़ा मुल्क है, वहां तो बड़े बड़े कार्टल्स हैं। ये बीजेपी की आड़ में या उनकी पुष्टपनाही करके बीजेपी की, ये जो छोटे किसान है ना, वहां के छोटे जिनके पास थोड़ी जमीनें हैं, वो ये जो बड़े बड़ी क्लास है ना, ये उनके जमीनें भी हथियार हैं। अच्छा, उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से वो अपना सरमाया भी लगाएंगे, अपनी तवानाइयां भी लगाएंगे कि बीजेपी ही जीते। उसके मुकाबले में कांग्रेस एक बड़ी मोतदल सी जमात है, वो सारी अकलियतों को साथ लेके चलने वाली और सेकुलर एक है, जिस तरह इंडिया का आईनी तौर पे सेकुलर है ना, उसकी तारीफ पे सही पूरा उतरती है कांग्रेस। और कांग्रेस का ये बीज लगाया हुआ था, ये जो पाकिस्तान और दुनिया, इंडिया जो है ना, वो जो अब इतनी तरक्की कर रहा है ना, ये मोदी ने तो एक आके बस कह लें एक सवार हो गया ना ट्रेन में, चलती ट्रेन में, ये कांग्रेस का ही बीज लगाया हुआ है 92-93 में, ठीक है ना जी।
वो मनमोहन सिंह थे वजीर खजाना, जिसने ये बुनियाद रखी थी इस इंडिया की इस मुआशी तरक्की की। लेकिन मोदी साहब को बनी बनाई चीज मिल गई है, उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। मोदी साहब तो अब एक बदमाश बनते जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे ज्यादा ये पैदा करते हैं मुसलमान। अंदाजा लगाएं वो कैसे अजीब आदमी होंगे कि ये इस चीज को जबकि कहते हैं, वहां और पे साथ वो कहते हैं मुसलमानों ये की हमारे वसाइल आबादी पे सिर्फ कब्जा कर 15% है लेकिन वो बस उनको तो तकलीफ है ना और 80% हिंदू हैं। जो कहते हैं कि अखंड भारत जिसका ये नारा हो, और जो अपनी पार्टी समेत ये चाहता हो, हाँ, तो वो वहां किसी को जीने देगा। हाँ, अब मैं तो इसलिए दुनिया की ताकतों से हैरान हूं कि यहाँ पाकिस्तान में एक ईसाई को कोई जदों को भी कर ले तो वाशिंगटन से जो है ना वो प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज जारी हो जाती है। लेकिन वहां और पर वहां पर वो मार रहा है, रियासतें हैं। ईसाइयों को भी मार रहा है, कत्ल कर रहा है, और वहां गूंग है, जुबान बंद है। बाइडेन ने कभी बात नहीं की, अमेरिका ने कभी बात लेकिन नहीं की, वो कांग्रेस में सबकी कभी नजर कभार बात हो सिर्फ जाती। दो रियासतों के ऊपर है, कर्नाटका और केरला। अच्छा, वो वहां थोड़ा कंपटीशन इनका ज्यादा है। वहां ये जो दाएं बाजू की जमातें हैं, लेफ्ट की, वो उनका एक तो अलायंस है, और दूसरा दो जमातें हैं, लेकिन वो पुरानी उसकी हिस्ट्री है, वो टूट गई थी 62 में। तो उसके बाद बहरहाल वो दो हिस्सों में बन गई, मगर वो हैं, उनका कांग्रेस के साथ अलायंस है, वो अलायंस मजबूत है। तो वो तकरीबन 45-46 नशिस्तें जो है ना इन दोनों रियासतों की, वो वहां टफ टाइम देंगे, और वहां ज्यादा जो है वो ये दाएं बाजू की जो है ना वो जमातें जीतने का उनका इम्कान है। लेकिन ये सिर्फ दो रियासतों की बात कर रहे हैं, बाकी जगहों पे मोदी भारी है। और वो ये जो मैंने मिसालें दी जिस तरह की, तो इसमें मोदी को पजीराई मिलती है तो वो जीतता है ना। हम इंडिया की आवाम को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके लिए सिर्फ फूड फॉर थॉट नहीं होता, जैसे वो पता नहीं उनका मीडिया तो आजाद ही नहीं है, वहां तो बात ही नहीं करने देता मोदी। मैं आपको क्या बताऊं, वहां तो जो कोई बात करता है तो अगले दिन उठा लेते हैं। इंडिया में जितने साफियों को कत्ल किया गया ना मोदी के आने के बाद, कोई बात नहीं करता है। वो रिपोर्ट्स देते हैं, आती हैं, वो छपती भी नहीं है, उनको कोई उठाता भी नहीं और कोई उस पर बात भी नहीं करता है। कोई 26 से 28 जर्नलिस्ट 10 सालों में मोदी साहब सरकार के दौरान इस बात पे वो उनका पता नहीं चला, वो आगे निकल गया, उनको कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो जो है ना वहां पर इनके खिलाफ कोई बात कर रहे थे। इनके मुख्तलिफ जो हथकंडे हैं उनको एक्सपोज कर रहे, जो साफी का काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में एक साफी का कोई मसला हो, हम तो कहते हैं एक का भी ना हो, हम भी खुद भी उसके लिए सरापा एहतजाज होते हैं, और वो हमारा तो हक है ना, हम तो करते भी हैं। अमेरिका के अंदर भी बैठ के जो है ना वो इस बात का जोर डालते हैं कि ये यहाँ इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं हो रही, यहाँ जो है ना सहाफत आजाद नहीं है, और वहां पर आंखें बंद हैं। इसलिए मोदी साहब जीतेंगे। ये सारी बात का क्रक्स ये है कि मोदी साहब लेकिन हो सकता है मोदी साहब को आलमी अदालत इंसाफ जाना पड़ जाए। मोदी साहब को? जी। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ गुरप्रीत सिंह ने कहा है कि मैं आलमी अदालत इंसाफ जाऊंगा, क्योंकि मोदी साहब ये मान गए हैं कि वो उन्होंने कातिलाना हमले किए हैं, अमेरिका में किए हैं, पाकिस्तान में किए हैं, कनाडा में किए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ जाने का फैसला मैं आपको बताऊं, ये आलमी अदालत इंसाफ से पहले ना बेइंसाफ लगा लें। जो वो कर रहे हैं ना, जो उनको जुल्म और तशद्दुद फलस्तीन में नजर नहीं आ रहा ना, इस आलमी अदालत इंसाफ को, वो इस मोदी का तो कुछ भी नहीं है उन इसराइल के मुकाबले में। तो वो चले जाएं, उनका राइट है, वो चूंकि उन पे कातिलाना हमला हुआ है गुरप्रीत सिंह पे अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका में होने की वजह से बच गए हैं, नहीं तो वो आगे निकल चुके होते अब तक। वहां सिक्योरिटी इदारों ने वो उस पे जो इक़दाम कत्ल जो हुआ है वो रोक दिया है, वो उसमें कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन वो वहां की कांग्रेस में ये बात आई है, ये डोनाल्ड लू ने ये कहा है, मगर आपने देखा है कोई इंडिया जो है ना, अमेरिका जो है वो इंडिया को ललकार रहा हो जिस तरह हमें ललकारता है, या चीन को या रूस को ललकारता है, या उनके लिए पूरी प्रॉक्सी वार शुरू कर चुका है। इंडिया के लिए कोई कहीं शुरू हुई है? बल्कि उसके लिए आगे ढाल बन जाता है, बंद बांधता है कि इसकी तरफ कोई ना देखे। तो ये अगर वहां चला जाएंगे, अमेरिका का दोहरा मेयार तो हम पहले ही देख चुके हैं इसराइल के हवाले से, गजा के हवाले से। लेकिन हम मजीद आगे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। साहिब साहब,
नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब, मेटा ने भी भारत को धमकी दे दी है कि व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, इसकी क्या वजह है? मोदी सरकार की वजह है, और कौन वजह है? उनकी वजह। वो कहती हैं कि ये इन्होंने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं और जासूसी की है अपने मुखालफिन की। अच्छा, यही तो मोदी कह रहा हूं। मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो तो इतना शेर हुआ है, उसको किसी की नहीं सुनता। वो अमेरिका के अंदर भी जाके ये इस तरह के मारने कत्ल करने की कोशिश करता है, कनाडा में कर चुका, पाकिस्तान में करके मान भी रहा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो इसी वजह से मेटा ने ये धमकी दी है कि हम बंद कर देंगे अपनी सर्विसेज व्हाट्सएप की, क्योंकि वहां वो देखे ना, वो कहते हैं ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस, वो उसको ब्रीच करने की कोशिश कर, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और व्हाट्सएप जो है वो सीधा हो गया, मेटा जो है वो सीधा हो गया। उसने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, आप जो है ना इसके लिए जो कर रहे हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए अपने मुखालिफ उम्मीदवारों की, अपनी मुखालिफ जमातों के लोगों के व्हाट्सएप जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, उसकी जासूसी करना, जासूसी करके ज़ाहिर है उनके खिलाफ वो तो बहुत बड़ा सबूत बन जाता है ना। ये तो आम तौर पे रूटीन की चैट है लोगों की, और वो तो किसी को व्हाट्सएप कैसे इजाजत दे सकता है, मेटा कैसे इजाजत दे सकता है? तो वो यहां तक कर चुका है। उससे पहले मैं आपको कह रहा हूं, उसने बीबीसी के दफ्तर को ताले लगा दिए थे, और बीबीसी बरतानिया का एक बहुत बड़ा इदारा है इतना, तो उसको कोई तकलीफ, वो नहीं कुछ कर सका था। मेटा पता नहीं कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसी वजह से ये बदमाशी, ये गले पड़नी है जो इसको पाल रहे हैं, ये गले पड़नी है, ये उनको ही सीधा पड़ना, ये कुदरत का भी एक निजाम है, ये इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब वो देखें क्या बनता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इतनी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, हो सकता है कि हमें ना कहीं खाने के लाले पड़ जाए। तो गंदम की इस वक्त सूरत हाल आप देखें क्या है। किसान कब से सरापा एहतजाज है और अभी तक उनका कोई परेशान हाल नहीं है। हाँ, ये मसला ये हुआ है, ज़ाहिर गंदम देखें एक साल की कमाई होती है किसान की। एक तो कुदरत को पता नहीं क्या मंजूर है, बारिशें और यालाबारी जी। वो यहाँ तो हम शहर में मुझे चूंकि मेरा तो देहाती बैकग्राउंड है तो मुझे इसलिए कुछ एहसास है, लेकिन जिनका नहीं है तो वो तो यहाँ तो हम सेल्फियां ले रहे होते हैं और कहते हैं वाटा मौसम, ये वाटा फलाम, और जनाब हवा चल रही है। बस वो भी एक राइट है, अच्छा मौसम भी, लेकिन साथ दुआ भी करनी चाहिए। एक तो ये कुदरती तौर पे भी एक कह लें किसान उसका बड़ा कह लें नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी हुकूमतें जो हैं वो ये कर रही हैं कि एक तो पहले इतना कम रेट रखा है, 3900 रुपया फी मन जनाब किसान से खरीदनी है गंदम। अच्छा, वो 3900 रख दी, फिर खरीद तो लें। आपको मैं बताऊं कि ओन अब्बास ने, ये सेनेटर हैं पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो निगरान दौर था ना जी पंजाब में, उसमें एक ही बंदे ने यूक्रेन से गंदम मंगवा के दरामद करके 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अच्छा। और इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि तहकीकात होनी चाहिए। जिस प्रोग्राम में उन्होंने इसका इजहार किया वहां फैसल वाडा ने कहा तो है कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन बड़े फुसफुसे से अंदाज में कि हाँ जी होनी चाहिए। वो जैसे बड़ा चढ़ के करते हैं ना बात, उनको चाहिए ना इसी स्कैंडल को लेके, वो तो बहुत वोकल है। वो तो उनके सामने उन्होंने इल्जाम लगाया, तो उसके लिए वो कोशिश करें ना, अगर पंजाब हुकूमत नहीं कर रही है, वफाकी हुकूमत नहीं कर रही। इसके अलावा हुआ ये कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है ना, उसने पहले एक समरी तैयार की गंदम दरामद करवाने, उसके बाद जनाब ईसीसी ने उसकी मंजूरी भी दे दी, जबकि गंदम वाफर मिकदार में पड़ी है जी। पता है कि हमारे पास 1 अप्रैल तक गंदम कितनी है, ये रिपोर्ट पूरी बता रहे हैं, दे रहे हैं, तकरीबन 45 लाख टन जो है ना गंदम मौजूद थी। तो फिर आपको दरामद करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप जो कह लें, अब ये ब्यूरोक्रेसी की मिलीभगत कह लें, या जो भी मिडल मैन होते हैं या जो इंपोर्टर हैं, ठीक है ना जी, उनकी कह लें दिहाड़ी लगाई है। 1 अरब रुपए से जायद का ये नुकसान अभी सामने आ रहा है, ठीक है ना। ये बड़ी 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 मतलब इसमें मिसमैनेजमेंट है और करप्शन कह सकते हैं। अब मैं और क्या इसके लिए नाम बोलूं। और हाल ये है गवर्नेंस का कि वो 3900 के लिए किसी से नहीं खरीदी जा रही। हाँ। अब वजीर खुराक ये कह रहे हैं पंजाब के कि जी हमें जो है ना वो कोई
10% नमी वाली जो है ना गंदम वो चाहिए होती, बारिशों की वजह से 16% नमी हो गई है, तो हम नहीं ले सकते। ओ ये तो कुदरती वो है, आप पहले खरीद लेते लोगों से, आप उस कटाई के लिए भी उनको कुछ सहूलत देते। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सब्सिडी भी आप नहीं दे रहे, आप चंद 100 रुपए वो सब्सिडी में जो, वो भी उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि वो किसान 1 लाख को 20,000 कोई किसान उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, उसको भी नहीं दे रहे। अभी तक ये भी फैसला नहीं कर सके कि सब्सिडी कितनी देनी है। इतनी बैड गवर्नेंस है, इतनी कि सिर्फ 86 पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये कह दिया कि हम सारी गंदम खरीदेंगे, गंदम रखने की नहीं है इनके पास जगह, खरीदेंगे क्या, इनको खरीदने की जरूरत ही नहीं, पूरे साल की इनके पास गंदम वाफर पड़ी है। तो अब किसान किधर जाए, वो फिर 2900 रुपए, 3000, 3200 रुपए में वो जो मिडल मैन है, जो आड़तीये हैं, वो खरीद के जखीरा कर रहे हैं। अभी गंदम मौजूद है ना, अभी आप देखें 3 महीने बाद, 3 से 6 महीने बाद जनाब हमें गंदम मिलेगी नहीं, आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। फिर वो महंगी करके, ये अलग अलग कार्टल्स हैं। अब अगर मरियम साहिबा अपने चचा को फॉलो कर रही हैं, तो उनके चचा तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर लेते थे, तो मरियम उनसे सीख लें ना, उनसे पूछ लें कि मैं इसका हल क्या करूं। वो वजीर आजम भी हैं, वो सपोर्ट भी कर देंगे, मशवरा भी दे देंगे। ये इतनी बैड गवर्नेंस जो है, ये इस तरह से तो मरियम जो भी बाकी मुख्तलिफ फैसले कर रही हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत जनाब इधर दौरे कर रही हैं, उधर दौरे के नजर आ रही हैं। तो फिर ये अगर ये इतना बड़ा तबका है हमारा किसान, जिसके कह लें जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारी मईशत में, और जिनके अगर वो मुतमईन होंगे, अगर वो खुशहाल होंगे, तो हम भी खुशहाल होंगे। वो आगे जो है ना, मुआशी हमारा सारा दारोमदारी किसान पे है, हमारा जरी मुल्क है। तो अगर किसान ही मुतमईन नहीं है और वो सरापा एहतजाज है, बैठा है, वो मुतमईन नहीं हो रहा, और वो जनाब ना सब्सिडी चंद 100 रुपए लेने को तैयार है, ना वो कहता है कि जी आप 16% नमी वाली आप लेना नहीं चाहते, वो भी कहते क्यों नहीं लेना चाहते, भी हम कहाँ फेंकें, गंदम इतनी वाफर है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हुआ जो निगरान दौर में ना फैसला हुआ था गंदम को दरामद कराने का। भी गंदम मौजूद है, तो आप क्यों मंगवा रहे हैं गंदम, सिर्फ जो है ना एक खजाने को जो है ना टीका लगाने के लिए वो उन्होंने ये कर दिया। अब गंदम मौजूद है, किसान से लेता कोई नहीं है, और बस 86 पॉइंट स्कोरिंग हो रही, और जहाज भी कम गंदम देकर। हाँ वो देखें ऊपर से ये गंदम कोई आ रही थी, कहाँ से आनी थी, ठीक है ना, वो उसका एक रूल है कि उन्होंने कहा रुकें, अब आप जा नहीं सकते, आपकी इतनी कम गंदम आपने लाई थी, वो जनाब उसका फैसला आना था, कोई अदालत के जरिए एक चीज होती है, तरीकाकार होता है, तो वो जनाब चुप करके जाना निकल गया। ये हाल है हमारा। ओ भाई, मुफ्त माल मुफ्त दिले में रहम, ये हाल है, किसी का जेब से जा नहीं रहा है। लेकिन मेहनत जिन्होंने की है किसानों ने, उनको तो तकलीफ है इसकी, बहुत तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है। इससे जाहिर है सोसाइटी जो है ना वो मुतासर हो रही है, मुआशी तौर पे हम कमजोर होंगे, तकलीफ होनी है, क्यों नहीं होनी। किसान कल को क्या करेगा, सब्सिडी आप नहीं दे रहे, और वो क्या मुजाहरा ही करता रहेगा, बैठा रहेगा, उसको कोई बात उसकी कोई नहीं सुनेंगे। और आटा जब महंगा होगा तो पूरी आवाम को तकलीफ वही होनी है ना, हमें होनी है, सबको होनी है, हर एक को होनी है, जिसका किसान का कोई कारोबार है या नहीं, जो किसान है नहीं है, तो भी उसको भी तकलीफ होनी है। पाकिस्तान की सूरत हाल आपने बता दी है, लेकिन एक सवाल मैंने आपसे पूछना है ख़ावर मानिका के हवाले से। वो कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी जो है वो मेरे घर फ़ोन कर रहे हैं, वो मैसेजेस कर रहे हैं। क्यों साहिब साहब, वो उनके घर क्यों मैसेजेस कर रहे हैं, क्या वजह है? मैंने ये सुना है, उन्होंने अदालत के अंदर ये बात की है, और देखें कि मतलब क्या गुजरती होगी उनसे, कि पहले उनकी अहलिया मोहतरमा जो है ना, उनको उनकी वो तकलीफ से गुजर रहे हैं कि उनको वो किस तरह से छोड़ गई हैं, और किस तरह से इमरान खान साहब उनके घर में घर करके बैठते थे, या कुछ और गैर इखलाकी बातें यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, उन्होंने खैर कर दी हैं। अब हम नहीं करना है, हमें नहीं गवारा, उन्होंने कर दी हैं, ठीक है, गलत हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जुल्फी बुखारी उस वक्त भी मुलविस थे इनको मिलाने में, करने में, ठीक है ना। वो तो एक फोटो में भी खड़े हैं ना, जो उनका जो ग्रुप फोटो चला था, बल्कि लीक हुआ था। आप क्या चाहते हैं वो उसके बाद अब मुझे ये बताएं कि उनके घर में बच्चियों की वो कह रहा है कि मैसेज कह रहे हैं ख़ावर मानिका साहब उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये अदालत में कहा था, मुझे ये बताएं कि उनको शर्म आनी चाहिए जुल्फी बुखारी को। एक तो वो यहाँ है नहीं, दूसरा वो जो है ना किसी घर में इस तरह से कर रहे हैं।
अल्लाह रहम करे, हर एक के घर में माएँ बहनें बेटियां हैं, और वो इस हद तक चले गए हैं कि एक बाप ये बात कर रहा है और वो भी अदालत में एक बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो इसमें कोई गलत बयानी कर रहे होंगे, यकीनन ये एक ऐसी बात है कि ये बंदा नहीं ऐसे वैसे कर सकता। तो कोई शर्म को हाथ मारें जुल्फी बुखारी साहब, आप कोई शर्म करें, कुछ हया करें। थोड़ी बहुत शर्म और हया तो होती है कि इंसान कम से कम इस हद तक नहीं गिरता जी। ये तो जुल्फी बुखारी साहब के लिए पैगाम है। बाकी खबर मानिका साहब के पास राइट है, वो कानून का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करें। इस हवाले से भी पहले भी चल रहा है इद्दत केस उनका, वो चल रहा है, उसमें वो। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, दुनिया भर में इसराइल के मजालिम के ख़िलाफ़ नौजवान देख लें आप या तलबा तालबात देख लें, वो एहतजाज करें, मुजाहरे कर रहे हैं गज़ा के लिए, वो यकजहती का इजहार करें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान अभी तक क्यों खामोश है? पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था जोग्राफियाई तौर पे, अभी हिला नहीं है। और पाकिस्तान इसी डर की वजह से नाम भी नहीं लेता। यहाँ कोई वो उनका जो वो है ना स्कार्फ टाइप, स्कार्फ नहीं होता वो, जो भी मफलर हम लेते हैं इज़हार यकजहती के लिए, दुनिया भर में जो तालिब इल्म भी ले रहे हैं अमेरिका के अंदर। और वो तहरीक अब जो शुरू होगी है ना, अब हम बेशक लाताल्लुक रहें इसराइल से, या हम उनको दबा के रखें जो इससे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या मुजाहरा करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में अब जो तहरीक शुरू होगी और ख़ासतौर पर नौजवानों में, चूँकि इसकी मिसाल यहाँ पाकिस्तान में PTI भी है जो काबू में नहीं आ रही, इसी वजह से कि नौजवान जिस तहरीक में शामिल हो जाते हैं फिर वो तहरीक जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचती है। ये पाकिस्तान भी नौजवानों की कह लें शमूलियत से ही और उनकी तहरीक के नतीजे में ही बना था, और इनकलाब आते ही तब है जब नौजवान जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। और नेतन्याहू भी रो रहा है। और अभी देखें कि बाइडन जो है वो, उसको पता है सारी शिद्दत का, पता है कि अब क्या हो रहा है, लेकिन वो जुल्म ढा रहा है उन पे भी। बड़ा जमहूरी मुल्क बनता है, बड़े लोगों को इंसानी हकूक की रिपोर्टें देता है, पाकिस्तान को भी दे रहा है, इंडिया को भी, चीन को भी, और बाकी सारे ममालिक को जो जहां उनको इसराइल की कोई इंसानी हकूक की रिपोर्ट नहीं दे रहा, वहां कोई उनको नहीं बात कर रहा। और जो खुद स्टूडेंट्स जो अब निकल पड़े यूनिवर्सिटियों में, वो वेव चल पड़ी है, वो अमेरिका से निकल चुकी है, वो दीगर ममालिक में भी चली गई, वो ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गई है, वो UK में भी पहुंच गई है। अब ये कितने के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कितने के लोगों पे आप तशद्दुद करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस फेंकेंगे, जो वो कर रहे हैं। हजारों तलबा के ऊपर जुल्म तशद्दुद ढा चुके हैं जनाब अमेरिका सरकार और बाइडन की, लेकिन सरकार। फिर भी वो पुरअज़्म है। हाँ, और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू, उनके आर्मी चीफ, उनके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकता है, जिसको रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल वो रोकेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये गठजोड़ है जालिमों का, ये बेरहमों का ये गठजोड़ है, और ये एक दिन मुकाफाते अमल है कि ये अमेरिका का जवाल इसी से शुरू होना है। ये नजर आ रहा है, ये जो कंटिन्यूटी बनती जा रही है ना, खुद अमेरिका के अंदर भी जो अब आवाजें उठ रही हैं, इतने बड़े बड़े मुजाहरे कभी भी पूरी दुनिया की तारीख में नहीं हुए जितने फलस्तीन के हक में हुए। ठीक है सर। अब बात आखिरी है कि पाकिस्तान को भी बहरहाल, और पाकिस्तान के नौजवानों और तालिब इल्मों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।